हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी हम लोग एनडीए, जेई, बोर्ड्स 11-12 के फाउंडेशन मैथ्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम लोग एक नए पार्ट को लेके आ गए हैं और आपको पता है कि अभी हम लोग सेट पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 समुच्च पढ़ रहे हैं, जिसमें हम टोटल अभी तक 3 पार्ट आप लोगों के लिए अपलोड कर चुके हैं। उम्मीद है हमें कि आप सभी लोग उसके उन तीनों पार्ट को कंप्लीट जरूर कर लिए होंगे और तब इस चौथे पार्ट के ऊपर आए होंगे, तब समझ में भी आएगा। तो चलिए, मैं रितेश रोशन आप सभी का फिर से स्वागत है ऑफिसर्स मैथ्स में। और आप अपना पहले आराम से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे हमारे चैनल का काम तो आप इसे सब्सक्राइब करके शेयर भी कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पर काम कर रहे हैं, समुच्च के प्रकार पर काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग एक नए प्रकार को लेके आ गए हैं। पिछले क्लास में उम्मीद है कि टोटल लगता है 10 प्रकार तक कर लिए थे। 10 देख लीजिएगा, 9 या 10 तक जो भी किए होंगे। खैर नंबर उतना मैंने नहीं रखेगा, है ना। तो चलिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि 10 तक हम कंप्लीट कर लिए हैं, तो हम 11 नंबर से शुरू करते हैं। 11 नंबर से शुरू करते हैं। अच्छा, एक और बात बता दें, वो जो सुपर सेट हम लिखे होंगे, ध्यान सुनिएगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि जो हम सुपर सेट लिखे थे पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, तो सुपर सेट का एक और हिंदी होता है, हिंदी वाले मित्रों के लिए बात कर रहे हैं, इसको अति समुच्च भी कहा जाता है ना। अति समुच्च, सुपर सेट का हिंदी अति समुच्च भी होता है। तो आप हिंदी वाले मित्रों से अनुरोध है कि ये नाम भी अपना ख्याल रखेंगे, है ना। चलो ठीक है, ओके। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं किस पर? 11 नंबर, जिसका नाम है यूनियन ऑफ सेट्स। हिंदी में से कहा जाता है समुच्चयों का सम्मिलन। मत करो भाई, क्या कहा जाता है इसे हिंदी में? समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन, ठीक है। ये समझते हैं इसके बारे में, यूनियन ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का सम्मिलन। सबसे पहले तो हमें इनका सिंबल यानी संकेत समझना चाहिए। सिंबल यानी संकेत समझना चाहिए। सिंबल, संकेत, ठीक है। चलिए, जैसे मित्र मान लीजिए कि एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। अगर इन दोनों के यूनियन को या इन दोनों के सम्मिलन को अगर दिखाना हो तो आप ऐसे करके दिखा सकते हैं, या आप ऐसे करके दिखा सकते हैं। हिंदी वाले मित्र लोग यहां या लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहां पर? या। ए या बी, या आप इसे ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब भी यूनियन हुआ, इसका मतलब भी यूनियन हुआ, इसका मतलब भी यूनियन हुआ। मतलब यह भी यूनियन को बताता है,
यह भी यूनियन को बताता है और यह भी यूनियन को ही बताता है। यह भी सम्मिलन को बताता है, यह भी सम्मिलन को बताता है और यह भी सम्मिलन को ही बताता है। ठीक है। और अगर मान लीजिए 3 रहा, अगर 3 सेट रहा फिर भी आप ऐसे ही दिखा सकते हैं। अगर 3 सेट रहा फिर भी आप ऐसे ही दिखा सकते हैं। देख लीजिए अगर 3 रहा तो ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, तीसरा सेट सी है, तो यूनियन दिखाना हो तो ऐसे दिखा सकते हैं या आप ऐसे दिखा सकते हैं, है ना। इसको हिंदी वाले मित्र लोग ऐसे लिख देंगे, हिंदी वाले मित्र लोग ऐसे लिख देंगे ए या बी या सी, ऐसे लिख देंगे। या आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। इसका मतलब भी यूनियन, इसका मतलब भी यूनियन, इसका मतलब भी यूनियन, इसका मतलब भी सम्मिलन, इसका मतलब भी सम्मिलन, इसका मतलब भी सम्मिलन, इसका मतलब भी सम्मिलन। मतलब अगर आपको यूनियन से दिखाना, यूनियन को अगर दिखाना हो तो यू से भी दिखा सकते हैं और या से भी दिखा सकते हैं और प्लस से भी दिखा सकते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए कि यूनियन का सिंबल क्या होता है, यूनियन का संकेत क्या होता है। अब आइए हम आपको समझाते हैं इस पर एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए एक सेट यानी समुच्च ए है जिसमें 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है और एक दूसरा सेट यानी समुच्च बी है जिसमें 2 4 6 2 4 6 8 10 लिखा हुआ है और किसी ने हमसे पूछा कि इन दोनों का यूनियन यानी सम्मिलन ज्ञात कीजिए। तो मित्र यूनियन का मतलब होता है ए का भी एलिमेंट लिखेंगे इसमें सब, बी का भी एलिमेंट लिखेंगे इसमें सब। जिसका यूनियन पूछे, जिसका सम्मिलन पूछे उन सभी का एलिमेंट यानी यूनियन रखिएगा और सभी का एलिमेंट यानी अवयव रखिएगा। लेकिन ध्यान रहे एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, एक भी अवयव दोबारा दिखाई नहीं देना चाहिए। तो ठीक है। तो ए और बी का अगर यूनियन निकालना है तो ए का सब कुछ लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब बी का लिखिए, 2 लिखा चुका है, 4 लिखा चुका है, 6 लिखाएगा, 8 लिखाएगा और 10 लिखाएगा। बस मतलब इसका और इसका यूनियन ये आ गया, सम्मिलन ये आ गया। बहुत आसान है कि नहीं है ना। कुछ नहीं करना, इसका भी सब कुछ लिख दिए, इसका भी सब कुछ लिख दिए और एक भी चीज को रिपीट भी हम होने नहीं दिए। ये है यूनियन यानी सम्मिलन का मतलब। ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजी है कि नहीं, बहुत इजी। एक एग्जांपल और अगर देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए a बराबर n लिखा हुआ है, b बराबर i लिखा हुआ है और c बराबर r लिखा है और पूछ दिया जाए कि a यूनियन b यूनियन c यानी सम्मिलन। n का मतलब नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, i का मतलब इंटीजर यानी पूर्णांक और r का मतलब रियल यानी वास्तविक। यूनियन का मतलब वह सबको लिखेंगे, बस रिपीट नहीं होने देंगे। यूनियन का मतलब वह सबको लिखेंगे, बस रिपीट नहीं होने देंगे। तो सोच के बताइए NIR इन तीनों में से यहां क्या लिख दे ताकि सब आ जाएगा और रिपीट भी नहीं होगा। तो कहोगे सर R लिख दो। R यानी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में ये भी आ जाएगा, रियल नंबर में ये आ जाएगा और रियल नंबर में खुद रियल तो आएगा ही।
तो इन तीनों का यूनियन यानी सम्मिलन जो है आर हुआ, मतलब इस आर में ये सब आ गया और एक भी रिपीट भी नहीं होगा। तो यूनियन का मतलब होता है सब लिखो, इसका भी लिखो, इसका भी लिखो, इसका भी लिखो, बस रिपीट मत होने दो, दोबारा मत आने दो। यही तो है यूनियन, और कुछ विशेष नहीं है इसमें, है ना। सबका लिखना है, बस रिपीट नहीं होने देना है, एकदम ठान लीजिए अच्छे से। ओके, चलिए तो बात करते हैं हम लोग अगले। एक एग्जाम्पल और देखना चाहेंगे क्या? चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आइए, एक एग्जाम्पल का स्पेस जो हमारे पास यहां लगता है हो जाएगा। ओके, बोर्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हम बार बार इधर बोर्ड को शिफ्ट किए जा रहे हैं। हाँ, दिखाई दे रहा है। चलिए ये देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक सेट M बराबर 2, 4 लिखा है और एक सेट N बराबर 5 लिखा है। 5 मतलब समझ रहे हो, नल सेट यानी रिक्त समुच्च। और तब आपसे पूछा गया कि M और N का यूनियन यानी सम्मिलन बताओ। तो सम्मिलन का मतलब क्या होता है? इसका भी लिखो, इसका भी लिखो, बस रिपीट मत होने दो। तब पहले M का लिखोगे तो 2 और 4 आएगा, और जब N का लिखने जाओगे तो N में तो कोई एलिमेंट यानी अवयव ही नहीं है, तो इसका लिखोगे कैसे? तो बस यही रह जाएगा, यानी इसका और इसका यूनियन ये आएगा। समझे? यूनियन का मतलब होता है, सम्मिलन का मतलब होता है सबको लिखो, बस रिपीट मत होने दो, यही है हमारा यूनियन। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, जिसका नाम है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, हिंदी में इसको बोलते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ठीक है। चल ये तो फिर से आइए हम इसका पहले सिंबल देख लेंगे, सिंबल देख लेंगे अच्छे से। सिंबल यानी संकेत समझ लेते हैं क्या होता है। चलिए देख लीजिए, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। अगर इसके इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ को दिखाना हो तो ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे भी दिखाया जाता है। हिंदी में से ए और बी लिखोगे, ठीक है। और ऐसे भी दिखाया जाता है, ऐसे बीच में कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, इनटू जैसा फील आना चाहिए। इनटू में है नहीं, बस इनटू जैसा फील आना चाहिए। मतलब ये भी सर्वनिष्ठ को बताएगा, ये भी सर्वनिष्ठ को बताएगा और ये भी सर्वनिष्ठ को बताएगा। ये भी इंटरसेक्शन को शो करेगा, ये भी इंटरसेक्शन को शो करेगा और ये भी इंटरसेक्शन को शो करेगा। इन तीनों में से आप कुछ भी देख लें तो समझ जाइएगा इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ की बात हो रही है। और अगर 3 रहा तो सबके लिए वही से वैसा ही है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये इंटरसेक्शन, ये जो उल्टा यू डाल रहा है ना, ये इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ का संकेत होता है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एंड बी एंड सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। हिंदी में इसको लिखेंगे तो लिखेंगे ए और बी और सी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा तरीका है कि ए बी सी, ऐसे लिख लीजिए।
तो इसका मतलब भी इंटरसेक्शन, इसका मतलब भी इंटरसेक्शन, इसका मतलब भी इंटरसेक्शन, इसका मतलब भी सर्वनिष्ठ, इसका मतलब भी सर्वनिष्ठ, इसका मतलब भी सर्वनिष्ठ। समझ? ये तो और भी आसान है। आइए बात करते हैं, आइए बात करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, मान लीजिए एक सेट है हमारे पास ए, 1 2 3 4, एक दूसरा सेट है बी 2 4 6 8 का, और आपसे कहा गया कि इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ लिखो। तो मित्र, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो सब में हो। देखो, सम्मिलन में सबको लिखते थे, और इंटरसेक्शन में वही लिखेंगे जो इसमें और इसमें दोनों में हो या तीनों में हो। मतलब सिर्फ कॉमन वाला पार्ट लिखेंगे, जो इसमें भी और इसमें भी मैच कर रहा हो, हमारा आंसर इंटरसेक्शन का वही होगा। जो इसमें भी और इसमें भी मैच कर रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो बताइए, इसमें और इसमें मैच करने वाला कौन है? 2 और 4। जी हां, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 2 और 4 हुआ, इन दोनों का सर्वनिष्ठ 2 और 4 हुआ। अगला एग्जांपल देख ले। जैसे मान लो a बराबर n लिख दे, b बराबर i लिख दे, c बराबर r लिख दे, और तब कहे कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c बताओ। ठीक है, तब कहे कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c बताओ। बताओ, ऐसा लिखो जो तीनों में मैच कर रहा हो, जो तीनों में हो, है ना? तो बताओ, ये है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, ये है इंटीजर यानी पूर्णांक, ये है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो इन तीनों में ऐसा कौन है जो तीनों में मैच कर जाएगा? तो कहोगे सर n, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। मतलब तीनों में मैच करने वाला एक नेचुरल नंबर ही है। लेकिन पिछली बार यूनियन निकाले थे, यूनियन का मतलब होता है सबको लिखो, तो सबको लिखेगा तो कौन? आर ही आया था, इसलिए पिछली बार यूनियन में आंसर इसका कौन आया था? आर। मतलब इन तीनों का यूनियन मतलब सबको मिला के लिखोगे तो आर ही आएगा। लेकिन यहां हमें वही लिखना है जो तीनों में मैच कर रहा हो। तो इन तीनों में मैच करने वाला कौन है? सिर्फ n है और कोई भी नहीं है। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ कौन आया? n आया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए m बराबर 2 और 4 है, और n बराबर फिर से 5 है, और कहेगा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ बताओ। तो सोच के बताइए, इन दोनों में मैच क्या कर रहा है? तो भैया इसमें एलिमेंट है, इसमें है ही नहीं, तो दोनों में मैच क्या करेगा? सर कुछ नहीं। जब कुछ भी नहीं मैच कर रहा है तो ये ऐसे खाली रह जाएगा, यानी 5। तो इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ के अंदर हम वही लिखते हैं जो सभी में मैच करता हो, सभी में, यानी कॉमन पार्ट लिखते हैं, कॉमन पार्ट। ओके, चल, जो सब में मैच करेगा इंटरसेक्शन का आंसर वही होता है। आइए इसके ऊपर कुछ नोट्स है, उसकी बात कर लेते हैं। हटा दे। ओके, देख लीजिए आराम से। ये देखिए, नोट है, नोट नोट फर्स्ट नोट क्या है? मान लीजिए कि एक सेट A इक्वल टू लिखा हुआ है 2 4 6 8, एक दूसरा सेट B यानी समुच्च B बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, और आपने इन दोनों का, अभी फिलहाल हम 2 लेके समझा रहे हैं,
जो भी समझा रहे हैं वो 3 सेट के लिए, 4 सेट के लिए, 5 सेट के लिए भी वैलिड है। अगर कहा जाए कि इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ, सर्वनिष्ठ बताओ, तो इंटरसेक्शन का मतलब तो वो लिखना जो दोनों में मैच कर रहा हो। तो दोनों में मैच करने वाला क्या है? 2 है, 4 है, 6 है। तो एक बात बताइए, क्या इन दोनों में कुछ ना कुछ मैच कर रहा है? तब तो ये आंसर आया। सुन लीजिए, इन दोनों सेट में कुछ एलिमेंट ऐसा है जो मैच कर रहा है। तो सुनिए, जिस सेट्स में कुछ एलिमेंट मैच कर रहा हो, जिस सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन हो, उस तरह के सेट्स को, ये जो दोनों सेट है, इन दोनों सेट को एक साथ कहा जाएगा इंटरसेक्टिंग सेट्स, या इसे ओवरलैपिंग सेट भी बोल सकते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स, हिंदी में इसे संयुक्त समुच्चय कहते हैं। संयुक्त समुच्चय कहते हैं हिंदी में इसे। मतलब जब भी 2 सेट या 2 से अधिक सेट में कुछ मैच कर जाए, कुछ कॉमन हो जाए, उसे हम लोग इंटरसेक्टिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट या संयुक्त समुच्चय कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। चलिए, मान लीजिए कि एक सेट है हमारे पास A इक्वल टू 2, 4, 6 का। एक दूसरा सेट है हमारे पास B इक्वल टू 1, 3, 5 का। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, सर्वनिष्ठ निकालें, इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ का मतलब होता है वो जो दोनों में मैच करे। तो बताइए, इसमें क्या मैच कर रहा है? सर कहोगे कुछ नहीं, यानी ये नल हो जाएगा, यानी ये नल यानी एम्प्टी यानी रिक्त हो जाएगा। यस सर। तो सुन लीजिए, जब सेट्स में कुछ भी एलिमेंट मैच ना करे, कुछ भी अवयव कॉमन ना हो, तो उस तरह के सेट को कहा जाता है डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कहा जाता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कहा जाता है। डिसजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कह सकते हैं। हिंदी में असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय कहा जाता है। असंयुक्त समुच्चय कहा जाता है। ठीक है। अगर 2 समुच्चय में कुछ भी मैच ना करे, कुछ भी कॉमन ना हो, तो उसे डिसजॉइंट सेट यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी असंयुक्त समुच्चय भी कहते हैं। ठीक है। तो ये 2 नोट्स था इस पर जो आपको खास लगा, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नोट कर लें अच्छे से प्लीज, है ना। ओके, आइए 13 नंबर 13 ही होगा। यस, चल अब बात करने जा रहे हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट, जिसे हिंदी में सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक
समुच्च, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। क्या होता है इसका जो सिंबल है, इसका अगर आप संकेत देखिएगा, सिंबल देखिएगा, सिंबल यानी संकेत, इसका जो सिंबल है यानी संकेत जो है वो कैपिटल एस भी यूज किया जाता है, कैपिटल यू भी यूज किया जाता है, और ये भी यूज किया जाता है, और ये इस प्रकार से भी यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये यूज करो, चाहे ये यूज करो, चाहे ये यूज करो, चाहे ये यूज करो, ये चारों के चारों जो सिंबल है वो यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है। ये आप जानते हैं एस है, यू है, ये थोड़ा ओम जैसा लग रहा है, फिजिक्स में जो ओम है वो, और ये जो है ना इसको एक्सआई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सआई। ओह थोड़ा सर्दी, इसको एक्सआई कहा जाता है, एक्सआई। ठीक है, एक्सआई। ओके, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट का ये और ये चारों का सिंबल होता है, चारों सिंबल होता है। आपको जो अच्छा लगे सार्वत्रिक समुच्च के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए सवाल है कि ये क्या है। सुनिए ये क्या है, इसको थोड़ा आराम से और गौर से समझना है थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ए बराबर 1 2 3 लिखा हुआ है। ठीक है, बी बराबर 2 4 6 लिखा हुआ है, और सी बराबर 1 3 2 5 7 8 लिखा हुआ है। ठीक है, और आपसे कहा गया कि इन सभी सेट्स का समुच्च का यूनिवर्सल निकालो, सार्वत्रिक निकालो। इन सभी का सार्वत्रिक निकालो यानी यूनिवर्सल निकालो। तो मित्र यूनिवर्सल का मतलब भी वही होता है, इसका भी एलिमेंट लिखेंगे, इसका भी एलिमेंट लिखेंगे, इसका भी एलिमेंट लिखेंगे, सबका एलिमेंट लिखेंगे, एक भी रिपीट नहीं होने देंगे। इसका भी लिखो, लिख दो, पहले लिख दो, ए का लिख दो सर 1 2 3, अब बी का भी लिख दो, तो 2 हो चुका है तो 4 और 6 आएगा। अब सी का लिखो तो 1 हो गया है, 3 हो गया है, 2 भी हो गया, अब लिखो 5 7 8। जी हाँ, तो इन तीनों का यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक समुच्च आ गया, यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्च आ गया। अब कुछ हमारे प्यारे मित्र सोच रहे होंगे कि सर अभी जो आप यूनिवर्सल बताए हो, और अगर इन तीनों का अगर हमसे कोई यूनियन पूछता, अगर हमसे अगर इन तीनों का यूनियन यानी अगर सम्मिलन पूछता, तो फिर भी तो हम वही करते, ए का लिख देते, सर बी का लिख देते तो 2 हो गया है तो 4 6 आता, फिर सी का लिख देते 1 3 2 हो गया, 5 7 और 8 लिखते। एक बात बताओ, यूनिवर्सल और यूनियन तो दोनों तो सेम ही है, तो आप नया क्यों क्या बताए? थोड़ा अंतर है मित्र। क्या अंतर है बताते। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अभी जो हम आपको एग्जांपल दिए हैं उसमें यूनिवर्सल और यूनियन बिल्कुल सेम है, लेकिन आइए अगला एग्जांपल देते हैं, तब आपको पता चलेगा थोड़ा सा इन दोनों में अंतर है। इसको पहले आप नोट करना है ना। चलो कर लिया नोट। आइए देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, एक क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, देख लीजिए। एक क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड चूज यूनिवर्सल सेट फॉर
सेट्स A इक्वल टू A B C, B इक्वल टू B C D E, C इक्वल टू A D E F। चलिए ऑप्शन है U इक्वल टू A B C D E, ये है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है U इक्वल टू A B C D E F G H I। तीसरा ऑप्शन है C इक्वल टू A B C D E F, और चौथा ऑप्शन है U इक्वल टू A B C D F। ये अब ध्यान से सुनिएगा, आपसे कहा गया है कि इन तीनों का यूनिवर्सल सेट चुनिए, बताइए। ठीक है, इन तीनों का सार्वत्रिक समुच्चय बताना है, इसमें से कौन है। तो आप कहोगे सर अभी आप बोले थे कि सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है इसका और इसका सबका एलिमेंट होना चाहिए, अवयव होना चाहिए। तो ढूंढिए, तो इसमें अगर ढूंढोगे, चलो A B C मिल जाएगा, B C D E भी मिल गया। इसका ढूंढो तो A D E F, A मिल गया, D मिल गया, E मिल गया, लेकिन F नहीं मिला। इसका मतलब ये वाला तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें सबका एलिमेंट नहीं है। अब इसको ढूंढो, A B C मिल गया, B C D E मिल गया, फिर A D E F वो भी मिल गया। अब कुछ लोग सोच रहा है कि सर इसमें इसका मिल गया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, कुछ नया अवयव भी है। यही फर्क है यूनियन और यूनिवर्सल में, सार्वत्रिक और सम्मिलन में। आराम से सुनो ना, सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी रह सकता है, लेकिन यूनियन यानी सम्मिलन में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रह सकता। ध्यान सुने, यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक में सेट यानी समुच्चय के अलावा भी कुछ एलिमेंट इसमें रह सकता है, लेकिन यूनियन यानी सम्मिलन में सेट यानी समुच्चय के अलावा कोई एलिमेंट नहीं रह सकता। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा एलिमेंट यूनिवर्सल में हो सकता है, यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक में हो सकता है। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें बी नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें ई नहीं है। ये फर्क है यूनिवर्सल और यूनियन में, सार्वत्रिक और सम्मिलन में। फिर से सुन लीजिए, यूनिवर्सल में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट रह सकते हैं, यूनियन में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रह सकता। सार्वत्रिक में कुछ नया अवयव रह सकता है, सम्मिलन में नया अवयव नहीं रह सकता है। समझ गए? चलिए, हाँ सर अब अच्छे से क्लियर हो गया। चले नोट कर ले। आइए अब हम लोग बात करते हैं, कितना नंबर हो गया होगा अब 14 नंबर की बात करेंगे ना। हाँ, 2 और बचा हुआ है। हाँ 14। चलिए 14 नंबर की बात करते हैं। 14 नंबर की हम लोग बात करेंगे। सुनिए क्या है 14 नंबर।
14 में है मित्र डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान है, देख लीजिए। एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, डिफरेंस यानी अंतर को दिखाना होगा तो बीच में डाल दो माइनस, इसी को बोलते हैं ए और बी का डिफरेंस, ए और बी का अंतर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एलिमेंट लिखेंगे यानी अवयव लिखेंगे ए का, तो x बिलोंग्स टू ए, बट यानी लेकिन एलिमेंट नहीं लिखेंगे b का। सुनो, a माइनस बी का मतलब हुआ a का अवयव होगा लेकिन b का अवयव नहीं होगा, सिंपल। a माइनस बी का मतलब हुआ a का एलिमेंट लिखेंगे लेकिन b का एलिमेंट नहीं लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर b माइनस ए रहता तो इसका मतलब भी हुआ एलिमेंट यानी अवयव लिखेंगे किसका? b का, एलिमेंट यानी अवयव लिखेंगे b का लेकिन a का नहीं लिखेंगे, लेकिन a का नहीं लिखेंगे। इसी को बोलते हैं डिफरेंस यानी अंतर। a माइनस बी निकालना हो तो a का लिखना, b का मत लिखना, है ना। मतलब a का वही एलिमेंट लिखना है जो b में नहीं हो, b का वही अवयव लिखना है जो a में नहीं हो। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो a बराबर 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। और उसके बाद b बराबर 2 4 6 8 10 12 है। तब आपसे पूछा गया कि a माइनस बी बताओ, तो a माइनस बी का मतलब हुआ a का लिखो बस, b का मत लिखो, a का लिखो लेकिन b का मत लिखो। तो लिखो a का, a में 1 है, 1 इसमें नहीं ना है तो लिखा जाएगा। 2 है a में लेकिन b में भी 2 है तो 2 नहीं लिखा है, मतलब वो नहीं लिखना है जो b में भी हो, सिर्फ a का लिखो, जो b में भी हो वो नहीं लिखना है, तो 2 नहीं लिख सकते। 3 a में है लेकिन b में नहीं है तो लिखाएगा। 4 b में भी है तो 4 नहीं लिखाएगा। 5 सिर्फ a में है तो 5 लिखाएगा। 6 नहीं लिखाएगा क्योंकि सिर्फ 6 जो है वो b में भी है, तो ये आंसर हो गया a माइनस बी का। अगर b माइनस ए पूछता, अगर b माइनस ए पूछता तो हम सिर्फ b का लिखते, a का नहीं लिखते। लिखो b का, 2 उसमें भी है नहीं लिख सकते, 4 उसमें भी है नहीं लिख सकते, 6 उसमें भी है नहीं लिख सकते, तो सिर्फ क्या लिखेंगे? 8 उसमें नहीं है तो 8 लिखाएगा, 10 उसमें नहीं है तो लिखाएगा, 12 उसमें नहीं है तो लिखाएगा। मतलब समझे? a माइनस बी का मतलब हुआ a का लिखो लेकिन a में जो b का मैच कर रहा है वो मत लिखो। b माइनस ए का मतलब हुआ b का लिखो लेकिन b में जो a का मैच कर रहा है वो मत लिखो। इसी को बोलते हैं डिफरेंस यानी अंतर। बोलो समझ में आया कि ये तो बहुत आसान है? बोलो समझे क्या? नोट कर लें इसको। इस पर छोटा सा नोट्स है, आपको बताते हैं। हटा दे क्या इसको? ओके, आइए देखिए। मजा आ रहा है ना? और अगर आप सभी को अगर अच्छा लग रहा हो, काम समझ में भी अच्छा से आ रहा हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कीजिएगा। ओके, चलिए। हाँ जी,
करिएगा। एक टॉपिक होता है जिसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना, मतलब समुच्चयों का सममित अंतर, समुच्चयों का सममित अंतर, समुच्चयों का सममित अंतर। ये कुछ नया नहीं है, बस एक सिंबल बनाया गया है, देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, और इसके बीच में ट्रायंगल जैसा एक स्ट्रक्चर बना दो, सिंबल यानी संकेत बना दो। इसी को कहते हैं ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस, ए और बी का सममित अंतर। दो सेट के बीच अगर ट्रायंगल जैसा आपको अगर सिंबल दिखाई दे दे, दो समुच्चय के बीच अगर आपको ट्रायंगल जैसा संकेत दिखाई दे दे, त्रिभुज जैसा, तो समझ जाइएगा उसको सिमेट्रिक डिफरेंस कहा गया है, यानी सममित अंतर कहा गया है। मित्र, इसका फॉर्मूला ये होता है, फिक्स है, याद कर लीजिए। इसको डेल्टा पढ़ते हैं लोग, तो ए डेल्टा बी बराबर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये होता है फॉर्मूला, आप याद रख सकते हैं इसको अच्छे से। सिमेट्रिक डिफरेंस का ये फॉर्मूला है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। सममित अंतर का ये फॉर्मूला है, सिंपल। ए ये है सिमेट्रिक डिफरेंस, ध्यान रखना, सममित अंतर। तो ए डेल्टा बी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है। आराम से इसको ख्याल आप रख सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल है, टेंशन नहीं लेना जी। ए डेल्टा बी निकालना होगा तो ए में से बी माइनस कर देंगे, आप बी में से ए माइनस कर देंगे, फिर उसका निकाल लेंगे यूनियन, जैसे अभी पीछे निकाल रहे थे। ओके जी सर, ठीक है। क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता दिए। चले, अगर जैसे मान लो अगर P डेल्टा Q लिखना होगा तो सेम बनेगा, P माइनस Q और यूनियन Q माइनस P, ऐसे करके बन जाएगा, है ना। चलिए, समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ सर, चले आगे। ओके, चलिए अब हम लोग का जो आता है आखिरी जो प्रकार है उसका नाम है 14 होगा क्या, 14 कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, समुच्चय का पूरक, समुच्चय का पूरक, समुच्चय का पूरक, समुच्चय का पूरक, ठीक है ना, ये ठीक है। चलिए, ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यानी समुच्चय का पूरक है ये। अब ये क्या होता है, आइए समझते हैं। जैसे अगर सिंबल की बात किया जाए, लिखा रहेगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, समुच्चय ए का पूरक, समुच्चय ए का पूरक, समुच्चय ए का पूरक। अगर सिंबल बनाना हो, संकेत बनाना हो, तो मित्र ए के कॉम्प्लीमेंट यानी ए के पूरक को ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं और ऐसे भी दिखाते हैं। इन तीनों में से कुछ भी दिखाई दे तो समझ जाना कॉम्प्लीमेंट यानी किसकी बात हो रही है, पूरक की।
इसका मतलब भी ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का पूरक, ए का पूरक, ए का पूरक, जो मन करे आप प्रयोग कर सकते हैं। एक और होता है, इसको आप नॉट ए भी बोल सकते हैं। नॉट ए, नॉट ए मतलब ए नहीं, ये चारों होता है। नॉट ए मतलब ए नहीं, ये चारों होता है। इन चारों में से कुछ भी दिखाई दे तो कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक समझिएगा। अब सवाल ये है कि सर ये फाइंड कैसे होता है, तो सुनो सुनो सुनो। जैसे अगर आपको निकालना होगा ए का कॉम्प्लीमेंट, तो फॉर्मूला होता है u माइनस ए। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट पूछे उसे आप u में से माइनस कर दीजिए। u मतलब यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक। अगर b का कॉम्प्लीमेंट पूछे तो u माइनस बी कर दीजिए। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट पूछे आप उसे u में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। अगर u का ही कॉम्प्लीमेंट पूछ लेगा तो u में से u को माइनस कर दीजिए, तो u में से u को माइनस कर दीजिएगा तो कुछ बचवे नहीं करेगा, 5 हो जाएगा। मतलब जिसका भी कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक पूछे आपको उसे u में से माइनस कर देना है। ए कॉम्प्लीमेंट पूछा तो u में से a माइनस कर दिए, बी कॉम्प्लीमेंट पूछा तो u में से b माइनस कर दिए। ओके, आइए बताते, एग्जांपल करके दिखाते। पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज। हाँ चलिए आइए, ठीक है। देखिए हटा देते इसको। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल क्या है मित्र, सुनिएगा अच्छे से। मान लीजिए a इक्वल टू लिखा हुआ है 1 2 3 4, b इक्वल टू लिखा हुआ है 2 4 6 8, ठीक है। और u मान लो दे दिया आपको, u दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपको u दे दिया। और मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि a का कॉम्प्लीमेंट बताओ, a का पूरक। तो a का पूरक मतलब u माइनस ए होता है, मतलब u में से a को माइनस कर दो, मतलब u में से a को हटा दो। तो a में है क्या 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हटा दो, क्या बच जाएगा 5 6 7 8 9 10, हो गया। a का कॉम्प्लीमेंट यानी a का पूरक हो गया। b कॉम्प्लीमेंट पूछेगा मतलब u में से b को हटा दो, तो बताओ b में क्या है 2 4 6 8, हटा दो। तो 2 4 6 8 हटा दो तो क्या बचेगा 1 3 5 7 9 और फिर 10 बचेगा। कौन कौन हटा दिए हैं, 2 हटा दिए हैं, 4 हटा दिए, 6 हटा दिए, 8 हटा दिए। ये आ गया b का पूरक। अगर आपसे पूछा जाए कि a यूनियन b का पूरक बताओ, इसका मतलब u में से हटा देंगे a यूनियन b यानी a सममिलन b, तो उसके लिए आपको पहले a और b का सममिलन ज्ञात करना पड़ेगा। तो निकाल लो इन दोनों का कितना हो जाएगा सम्मिलन, यहीं पे निकाल लो ना। चलिए आराम आराम से ध्यान दीजिएगा। चलिए तो इन दोनों का सम्मिलन कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 6 8। सम्मिलन मतलब यूनियन, मतलब इसका और इसका मिला के लिख दिए। तो पहले a का लिख दिए सब, फिर b का लिख दिए, तो 2 4 लिखा गया था तो केवल 6 8 लिखे। अब हमें a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक चाहिए, मतलब u में से a यूनियन b को माइनस कर देंगे। तो a यूनियन b क्या आया है 1 2 3 4 6 8, हटा दो इसमें से, बताइए 1 2 3 4
6 और 8 हटा दो तो क्या बचेगा? 5, 7, 9 और 10 बचेगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ भी पूछ सकता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी का अगर पूरक पूछ दे, कॉम्प्लीमेंट, तो यू में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दीजिए। ठीक है, तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या क्या है, निकाल लो पहले। इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ जो दोनों में मैच करे, तो इन दोनों में मैच करने वाला कौन कौन है सर? 2 और 4 है, 2 और 4 है ना? ठीक है, तो आप क्या करो, 2 और 4 का कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक पूछा था, इसमें से हटा दो। तो 2 और 4 को इसमें से हटा दो तो क्या बचेगा? 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये बचेगा और आपका ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट यानी अगर पूरक फाइंड करना होगा तो कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से हमारा टाइप्स ऑफ सेट यानी समुच्चय के प्रकार कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है। पूरा का पूरा जितना भी सेट का टाइप था, समुच्चय के प्रकार था, वो सारा हम आपको कंप्लीट करवा दिए। ओके, अब आइए इस पे कुछ नोट्स हैं, उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। पहले आप इसको आराम से नोट कर लें। ओके, चलिए, खड़ा देखिए, इसको देख लीजिए। कुछ नोट्स हैं इस पर, प्यारे से देख लेते हैं, जरूरी है उसको जान लीजिएगा। नोट याद रखना अच्छे से। पहला नोट क्या है? ए को ए से यूनियन कराओ, सम्मिलन कराओ, ए पाओगे, करके देख लो। ए को अगर ए से ही यूनियन करा दोगे तो ए मिल जाएगा। दूसरा, ए का यूनियन अगर नल के साथ कराओगे, रिक्त के साथ कराओगे, तब भी ए ही आ जाएगा। ठीक है। तीसरा, अगर ए का यूनियन यूनिवर्सल के साथ करा दोगे, तब उस केस में यूनिवर्सल आ जाएगा। अरे यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन, सम्मिलन का मतलब होता है मिला के लिखना। तो ए और यूनिवर्सल दोनों को मिला के लिखोगे तो यूनिवर्सल ही लिखाएगा, समझे। चौथा, ए और ए के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल आ जाएगा। इसमें ए है, इसमें ए को छोड़ के सब है, तो ए को छोड़ के सब और ए वाला दोनों मिला दोगे तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल बन जाएगा। आप इस सब को प्रूफ करने के लिए आप एग्जांपल ले लेके प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, ओके। इसी प्रकार से और भी देख सकते हैं। चलिए 5 नंबर में देख लीजिए। अगर ए का इंटरसेक्शन ए से पूछे तो ए ही होगा, सर्वनिष्ठ भी पूछेगा तो ए ही होगा। लेकिन अगर ए का इंटरसेक्शन यानी ए का इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ 5 के साथ पूछे तब 5 हो जाएगा। ठीक है। और अगर ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ पूछे, इस केस में भी ए हो जाएगा। और 8 नंबर में अगर ए का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक के साथ पूछे तो मित्र 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए है और इसमें ए नहीं है, तो दोनों में इंटरसेक्शन यानी कॉम्प्लीमेंट पूरक तो कुछ मैच नहीं करेगा, तो 5 हो गया। ओके, समझे कि नहीं समझे? देखो अच्छे से, ये सब प्रॉपर्टी है जो अच्छे से आपको ख्याल रखना है। अब एक आता है डी मॉर्गन्स लॉ। एक डी मॉर्गन्स लॉ है, उसको देख लीजिए क्या है। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। पहला लॉ है
कि अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक रहेगा, तो इस होल कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक को अगर दोनों पे अलग अलग दीजिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा, तो बीच का सिंबल बदल जाएगा। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। और दूसरा रूल ये है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का अगर होल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, और अगर इसको यहां पर अलग अलग कीजिएगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर भी बीच वाला बदल जाएगा। अभी इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाए। यही कहता है डी मॉर्गन्स लॉ। होल का कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक रहेगा, और अगर उस कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक को अलग अलग करोगे तो यूनियन वाला इंटरसेक्शन में चला जाएगा और इंटरसेक्शन वाला यूनियन में चला जाएगा। यही है डी मॉर्गन्स लॉ। समझे? यही है। यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट अलग अलग करने पर इंटरसेक्शन में आ जाता है, इंटरसेक्शन का होल कॉम्प्लीमेंट अलग अलग करने पर यूनियन में आ जाता है। यह है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। सर्वनिष्ठ का होल पूरक अलग अलग करने पर सममिलन का होल पूरक अलग अलग करने पर सर्वनिष्ठ हो जाता है, और सर्वनिष्ठ का होल पूरक अलग अलग करने पर सममिलन में आ जाता है। यह है डी मॉर्गन्स लॉ, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये 2 के लिए है तो 3 के लिए भी वैलिड है। ये सिर्फ 2 सेट यानी समुच्च के लिए समझाया है, 3 को भी रहेगा तो वही होगा। जैसे मान लो अगर ऐसा रहा ए यूनियन बी यूनियन सी का होल पूरक रहा, यहां भी अगर अलग अलग करोगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग करने पर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 3 के लिए भी वैलिड है ये। अच्छा, एक और बात जान लीजिए 9 नंबर में, किसी भी सेट यानी समुच्च का 2 बार कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक निकालोगे तो फिर से वही आ जाएगा, और अगर किसी भी सेट यानी समुच्च का कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक अगर 3 बार निकालोगे तो 1 बार कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक के बराबर आएगा। तो ये जो कुछ नोट्स हैं जो आप इसको ख्याल रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल में आपको काम करेंगे। और डी मॉर्गन्स लॉ तो है ही बहुत ही लाजवाब, इसका भी आप ख्याल रखेंगे। ओके, तो चलिए, तो आज की सभा जो है हम लोग यहीं पर कंप्लीट करेंगे। पूरी तरीके से सेट का टाइप्स हो गया, समुच्च के प्रकार खत्म हो गए। अब हम इस पे पहले क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद वेन डायग्राम पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, यहां तक पूरा का पूरा जो हम आपको कंप्लीट करवा दिए। उम्मीद है आप सभी मित्रों को हमारा ये जो पढ़ाना है अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। ओके मित्र, इसी तरीके से हम आपके लिए लगातार काम करते रहेंगे और करेंगे, गारंटी है सारे चैप्टर्स पे हम काम करेंगे। अभी हो गया प्रकार यानी टाइप्स, अब हम इसके क्वेश्चंस बनाएंगे, उसके बाद वेन डायग्राम आपको बताएंगे। ओके, तो चलिए आज की सभा को यहीं पे करेंगे कंप्लीट, और लास्ट में ही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। ओके, धन्यवाद।